हाँ, तो क्वेश्चन था हम लोगों का कि कल का क्वेश्चन जो था क्या था बेटा? फाइंड, क्या था बेटा? होमवर्क क्या दिया था हमने, बोलो। हेलो, कल होमवर्क क्या दिया था? कोई बोलो। हम, हाँ बोलो बेटा। Number of electrons and protons in Na2 positive. Na++ का कितना ग्राम का सैंपल था? 10 ग्राम का सैंपल था। बहुत बढ़िया, चलो। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि Na का एक एटम का मास नंबर कितना होता है? सोडियम का मास नंबर कितना होता है बेटा? 23। सोडियम एटम का मास नंबर 23 होता है ना? तो 1 मोल ऑफ Na एटम का वजन कितना हो गया? 23 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ Na एटम्स में कितने मोल्स होंगे? 1/23 मोल्स। तो 10 ग्राम ऑफ Na एटम्स में कितने मोल्स होंगे? 10/23 मोल्स। और 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम्स होंगे 10 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। हेलो, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई बेटा? हेलो, बोल बेटा, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? बोलते नहीं हो यार, बोलो। आवाज कम आ रही है थोड़ा। हाँ ठीक, Yes, sir. आगे बढ़ते। अब ध्यान से समझना तुम लोग, एक बड़े काम की बात कि सोडियम एटम में एक एटम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक 11. 11। तो एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? 11। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा? 11। लेकिन असली बात यह है कि आपके पास Na नहीं है। क्या है? Na++। तो Na++ का मतलब इसके पास 2 यूनिट की पॉजिटिव चार्ज आ चुकी है, यानी कि 2 प्रोटॉन एक्सेस में। तो 2 प्रोटॉन के एक्सेस में होने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वो हो जाए 13 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो हो जाए 11। तो इसके पास 2 प्रोटॉनों का एक्सेस चार्ज आ जाएगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि Na++ पे प्रोटॉनों की संख्या जो हो वो बनी रहे 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बन जाए 9। तो भी 2 प्रोटॉन एक्सेस आ जाएगा। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस सवाल का जवाब देगा आदित्य पातने। आदित्य पातने, बताओ दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी सबसे बेहतर है? ऊपर वाली पॉसिबिलिटी की नीचे वाली पॉसिबिलिटी? ऊपर वाली। ऊपर वाली। अच्छा, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसमें इक्वल चलो कोई बात नहीं, आवाज कट रही है तुम्हारी। प्रतीक्षा,
तू बता बेटा प्रतीक्षा, Yes, sir. कौन सी पॉसिबिलिटी सही लग रही है, ऊपर वाली कि नीचे वाली? ये वाली पॉसिबिलिटी तुमको सही लग रही है 2 एक्सेस प्रोटॉन के लिए, कि 2 एक्सेस प्रोटॉन के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी सही लग रही है? बोलो व्हाट यू थिंक है बेटा? ऊपर वाली पॉसिबिलिटी। चलो तुम्हारी भी बात हम मान लेते हैं, लेकिन सही जवाब तो हम बाद में बताएंगे। दिव्या तुम्हारा क्या मानना है बेटा? नीचे वाली, क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए ना। तो 2 प्रोटॉन गेन नहीं कर सकता क्या? ये तुम लोग को केमिस्ट्री में इन डिटेल पढ़ना है, केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को एक छोटी सी आइडिया दे देते हैं कि अगर प्रोटॉनों की संख्या से छेड़छाड़ करोगे तो पूरा का पूरा एटम का नेचर ही बदल जाएगा, क्योंकि एटम का नेचर डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, और एटॉमिक नंबर से डिपेंड करता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसलिए प्रोटॉनों को छेड़ना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा दूसरा कारण भी हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? तो किसी भी एटम में the number of protons can't be disturbed, only the number of electron can be disturbed। तो ऑब्वियसली ऊपर वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो, याद रखना, ठीक है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि फॉर एनी एटम, for any atom, number of protons can't be disturbed। For any atom, number of protons can't be disturbed। Is it clear? तो आगे बढ़े। हेलो, आगे बढ़े बेटा? हाँ सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक एटम में Na++ के कितने प्रोटॉन्स हैं? कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स है। वेरी गुड। और 10 ग्राम में कुल कितने एटम्स हैं? 10 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बेटा? 10/23 Na। 10/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है ना? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ Na++ कितना हो जाएगा बेटा? बोलो। 10/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितना हो जाएगा? 11। बात नहीं समझ में आई? हेलो, हाँ सर आई। अच्छा, अब अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 10/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 11 इंटू बोलो कितना हो जाएगा बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात सही। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ Na++, तो 10/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम में? 9। वेरी गुड। और अमाउंट ऑफ
नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा 10/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9. This much of negative charge will be on this sample. Is it clear? तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? तो नेट चार्ज में दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो. तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज. तो दोनों को अगर हम लोग जोड़े तो 10/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. गुलाम लगा दो. बात समझ कि नहीं? हेलो क्यों बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं? बोल नहीं रहा है कोई. जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, समय नहीं है मेरे पास एकदम. हो गया बेटा? वो इंटू 20 होगा. हाँ बेटा, क्या बोला बेटा आपने? फिर से बोलो. 2 की जगह सर 20 होगा ना. 2 की जगह 20 क्यों होगा? 11 + 9. 11 + 9 की 11 - 9 ये निगेटिव चार्ज है ना बेटा. तो नेगेटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना बेटा. तो 11 - 9 होगा ना. नहीं समझी आप? हाँ सर. आपके पास व्यवस्था कुछ ऐसा है. 11 + -9 तो कितना आएगा? 2 आएगा ना बेटा. क्यों भाई, समझ में आई बात कि नहीं? जल्दी हाँ नोट करो. हो गया बेटा? बोल भाई. हाँ सर. चल आगे बढ़ते हैं. अब तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं. कल कितनी प्रॉपर्टीज हम बता दिए थे? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कल बता दिए थे बेटा? एक क्वांटाइजेशन बता दिए थे, एक स्केलर नेचर बता दिए थे, और क्या बताए थे? और कुछ बताए थे? अब अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस. प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस का मतलब पता है क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज on body is not affected by the state of
मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 कूलाम का चार्ज है और बॉडी एट रेस्ट है, और यही बॉडी सेम बॉडी अगर किसी वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो किसी वेलोसिटी v से, तो उस अवस्था में भी, उस कंडीशन में भी इस पे 2 कूलाम चार्ज ही रहेगा। बात समझ कि नहीं? दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस। को डाउट? हेलो हेलो, नो सर। थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मास, ये प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस को फॉलो करता है कि नहीं? बोलो, ये प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है? बोलो। नहीं करता। नहीं करता। अब हम तुमको बता दे, तुम्हारा जवाब सही भी है और गलत भी है। अब पूछो कैसे सही है कैसे गलत है? तो तुम्हारे पास 2 तरह की मैकेनिक्स होती है, याद रखना। एक क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है? एक क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो मास एट रेस्ट इज इक्वल टू मास इन मोशन। ठीक है? 2 किलो की कोई ब्लॉक है, उसको फेंक दो तो अपने मोशन के दौरान भी उसका 2 ही किलो मास होगा। बात समझ कि नहीं? मास एट रेस्ट इज इक्वल टू मास इन मोशन, ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है। और अब तक हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मास इन मोशन is equal to mass at rest upon under root 1 minus v square upon c square। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो 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 हेलो। हाँ सर। यानी कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में मोशन का मास और रेस्ट का मास अलग अलग होता है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो मोशन का मास और रेस्ट का मास दोनों एक होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा? हेलो। हाँ सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस का मतलब द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस इन अ मास का मतलब क्या हुआ? द मास ऑफ अ बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में मास ऑफ अ बॉडी is affected by the state of motion of the body। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मास इन मोशन इज इक्वल टू मास इन रेस्ट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जहां v और c की वैल्यू भी बता दें क्या क्या होता है, तुम लोग जान जाओ। v जो होता है ये होता है वेलोसिटी ऑफ मास, और c जो होता है
वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े बच्चों। हेलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते। अब अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग? कोई बता सकता है क्या? चलो, तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मतलब क्या होता है? टू चार्ज एनी बॉडी, व्हाट डज इट मीन? To charge any body, what does it mean? It means that create difference between number of protons and number of electrons. This is the meaning of to charge any body. बात समझ? तो अगर हम किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या को अलग अलग कर दे, बराबर से अलग अलग कर दे, तो इसी को चार्जिंग कहते हैं। एक एग्जांपल देते सोडियम एटम का। तो सोडियम एटम की अगर हम बात करें तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, इसका स्टेट ऑफ चार्ज कहा जाएगा न्यूट्रल। नेट चार्ज 0। ठीक। वहीं अब हम सोडियम एटम की दूसरी स्थिति में बात कर लें, अगर 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका स्टेट ऑफ चार्ज होगा 1 प्रोटॉन के बराबर, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के बराबर। यही होगा इसका नेट चार्ज। और हम लोग कहेंगे एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। तीसरी स्टेट पे अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम Na को कुछ ऐसे बना दे, 11 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा वो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, दैट इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड एटम इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज। समझ में आई बात कि नहीं? हेलो हेलो बेटा, हाँ कोई सर। रिएक्शन तो करो। न्यूट्रल होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब नेगेटिव चार्ज होने का। तो न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और नेट चार्ज उसके 0 है। और पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है, और नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। ये तो बात आप लोग समझ गए। अब इन तीनों स्थिति में आप देखें, इन तीनों कंडीशंस में आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिख रही होगी कि वाइल चार्जिंग, मेरा फोन चार्ज में लगा दीजिए भाई। वाइल चार्जिंग ओनली
negative charge या only electrons can be added or removed. आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड और रिमूव। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा है, यहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रॉन को ऐड करा है। प्रोटॉन्स कांट बी एडेड, कैन नॉट बी रिमूव, whereas प्रोटॉन्स E प्लस से प्रोटॉन को शो करते हैं। प्रोटॉन्स कांट बी एडेड और रिमूव। प्रोटॉन को ना ही हम ऐड कर सकते ना ही प्रोटॉन को रिमूव कर सकते, क्योंकि उसके पास 11 प्रोटॉन था। तो आप देखिए न्यूट्रल में भी 11 है, पॉजिटिवली चार्ज के वक्त भी 11 है, नेगेटिवली चार्ज के वक्त भी 11 है। एंड दिस वेरी थिंग इज नोन एज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग क्या कहता है कि while charging only electrons can be added or electrons can be removed, whereas positive protons can't be added, can't be removed. Is it clear or not? This very thing is known as what beta? Electron theory of charging. Is it clear to everybody or not? Yes, sir. Please charge it. अच्छा, ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लेते हैं। तो इन सबको इरेज करें बेटा। हेलो, हाँ सर। चलो तो इन सबको इरेज करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। आर्या, आर्या, हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हैं? हाँ, ऐसा क्यों होता है इसके पीछे का सबसे सटीक लॉजिक भी समझ लेते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब हम लोग चर्चा करते हैं, क्लास कितने बजे ऑफ होगा ये वाला बेटा? 5:20। 5:20। अब बायो का क्लास कितने बजे शुरू होता है? बायो वाले, बायो वाले हो? 5:30। 5:30। ओमकार, इस बचे 10 मिनट में तुम हमसे अपना डाउट पूछ लेना। सुन रहे हो कि नहीं? ओके। चल, ये हमारा एक सोडियम एटम है। तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको क्या नाम दी जाती है? इसको क्या नाम दी जाती है? न्यूक्लियस। और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसी न्यूक्लियस में बाउंडेड होता है। तो कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इसमें टाइटली बाउंडेड है। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे तुमको पहला इलेक्ट्रॉन कुछ ये मिलेगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दूसरे में कितने होंगे? 8। पढ़े हो ना? 1s 2s। बोल भाई। एक ज्यादा हो गया। चलो, और लास्ट वाले में कितने होंगे? 1। तो 11 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो होता क्या है बेटा कि जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो प्रोटॉन है, इस टाइटली
tightly bounded to nucleus. Full stop. If we disturb the nucleus, the reaction will be nuclear reaction, which is highly explosive in nature. बात समझ की नहीं बेटा? हेलो हेलो, Yes, sir. चल जल्दी नोट करो. हो गया बेटा? हाँ सर। चलो, अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसमें टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिस्कस होगा. इसमें कुछ बातें अभी तुमको फिलहाल के लिए रटनी है, ना कि हमेशा के लिए, फिलहाल के लिए. यानी कि इन बातों को हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक्स में ये पॉइंट्स डिस्कस होते हैं. हम एक ही साथ वो सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस कर देंगे. और याद रखना कि ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन पॉइंट्स से कई दफा क्वेश्चन आ जाते हैं. तो अगर हम टाइप्स ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो तरह के मटेरियल कॉमनली बनाए गए हैं. बनाए तो ऐसे तीन तरह के हैं, लेकिन हम सिर्फ दो पे ही डिस्कस करेंगे. तीसरा उनके बीच का होगा, जिसकी प्रॉपर्टी हम एकदम लास्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे. एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है. ठीक है, इनका मतलब समझ लेते हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या क्या फर्क है. एक एक करके सारी बातों को समझते चलेंगे. तो सबसे पहली पॉइंट इसकी ये होती है, it has large number of free electrons. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो बात की बात है, फिलहाल ये जान लो. और it has negligible ठीक. दूसरी, charge can flow
freely through conductors on its surface. Charge can accumulate anywhere ठीक है। तीसरा charge get uniformly distributed on the surface of conductor। ठीक है। और जैसा कि इसमें बता दिया कि चार्ज एक्यूमुलेट होता है, तो जब एक्यूमुलेट होता है तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकता है? एक्यूमुलेट होने का मतलब समझते हैं कि नहीं बेटा? एक्यूमुलेट होने का मतलब समझते हैं? कलेक्ट होना, हाँ बेटा, कलेक्शन। क्या आवाज कट रही है तुम्हारी? एक्यूमुलेट होने का मतलब तो एक ही जगह इकट्ठा हो जाना। नो इलेक्ट्रिक field develops inside it। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दो, सब डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to its surface। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस may be, may not be perpendicular to its surface। बात समझ आई? अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, its electrical permittivity is infinite। its electrical permittivity
has definite value. It may be anything, but it has some definite value. लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनफाइनाइट है, ठीक है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, its dielectric constant or its dielectric constant ठीक है. फिर से पढ़ देते हैं. Conductors, it has large number of free electrons, it has negligible number of free electrons. Charge can flow freely through conductor, charge can freely through conductors नहीं होगा, charge can flow freely on its surface. ठीक. Charge can accumulate anywhere and it can't flow. Charge get uniformly distributed on the surface of the conductor. और इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि ये तो एक्युमुलेट हो जाता है. कोई भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं बनेगी. नो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड इट. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड इट, इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है, और इंसुलेटर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कंडक्टर की इनफाइनाइट होती है, और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक की किसी डेफिनिट वैल्यू पे होती है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर की इनफाइनाइट होती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर्स की एक डेफिनिट वैल्यू के साथ. बात समझ में आई कि नहीं बेटा? और एक और भी लिखा ही देते हैं. जब सबका मतलब लास्ट में ही समझाना है तो क्या फर्क पड़ता है. चलो, तो लास्ट वाली बात भी लिखा ही देते हैं. एक और बात याद आ गई हमें. its surface form its surface form equipotential surface, और इसका its surface may be may not be equipotential surface. नोट कर लिया बेटा? हेलो, हाँ सर. नोट कर लो. नोट कर लो भाई.
अब तुम लोग को हम छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाते, समझ लो। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात, वो ये वाली प्रॉपर्टी हो, ये वाली प्रॉपर्टी। कौन सी? ये दोनों प्रॉपर्टी। ठीक, इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये सारी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और इनको देखते जाएंगे, लेकिन इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोई डाउट? हेलो, चल नो सर। आगे बढ़ते। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये एक कंडक्टर है, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और ये एक सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, समझने की कोशिश करना। अगर हम इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इंजेक्ट कर देते, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इंजेक्ट कर देते, ठीक, और इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज इंजेक्ट कर देते, बात सुनिए। तो यहां पे जरा आप लोग देखिए क्या लिखा है, चार्ज get uniformly distributed on the surface of the conductor. It can't reside inside. अंदर रह ही नहीं सकता, वो तुरंत कहां आ जाएगा? सरफेस पे। चाहे तुम सरफेस पे रखो, चाहे तुम अंदर रखो, चाहे कहीं भी रखो, वो अपने आप आ जाएगा सरफेस पे। मतलब कि तुम्हारे अंदर कोई हमने इंजेक्शन लगाया, लेकिन तुम्हारी बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी है तो वो इंजेक्शन तुम्हारे शरीर में ना रखे, तुम्हारे शरीर के ऊपर आ जाए, अपने आप आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या होगा, क्या होगा? ये जो चार्ज जो हमने बनाए, ये चार्ज अपने आप कहां आ जाएंगे? सारे के सारे चार्ज बेटा, ये सारे के सारे चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे बेटा। अपने आप ये सारे के सारे चार्जेज सरफेस पे आ जाएंगे। हम सोच रहे थे कि पकड़ के बाहर लेकर आए, लेकिन नहीं आ पाया। सारे के सारे चार्ज अपने आप बाहर, क्योंकि चार्ज अंदर रह ही नहीं सकता कंडक्टर के अंदर। लेकिन अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं भी रखोगे वो अपने तरीके से रहेंगे। या तो वो फैलना, वो खुद ब खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ही जमे रहेंगे। बात नहीं समझ में आई? हेलो हेलो, हाँ सर आई। यस सर। ठीक, तो कंडक्टर्स की खासियत ये है कि उसके अंदर चार्ज रखो, उसके बाहर चार्ज रखो, उसके बीच में चार्ज रखो, कहीं भी चार्ज रखो, वो खुद ब खुद कहां आ जाएगा? सरफेस। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में हम ऐसी केस बना दे, कुछ इस तरह की केस, यानी उसके अंदर चार्ज रख दे, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। What will happen next? This charge will shift automatically on its surface, बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कोई अगर कह दे कि सर अगर हम हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर यूज करें,
हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर यूज करें। तो इस केस में भी जो ये चार्ज यहाँ पे ऐसे बने पड़े हैं ना बेटा, इस केस में भी ये सारे के सारे चार्ज बाहर आ जाएंगे खुद ब खुद। बात सुने कि नहीं? यानी कि कंडक्टर के अंदर किसी भी तरीके से, चाहे वो कंडक्टर हॉलो हो चाहे वो कंडक्टर सॉलिड हो, किसी भी तरीके से उसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात कि नहीं भाई? किसी भी तरीके से, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो कंडक्टिंग हो, चार्ज जब भी होगा उसके सरफेस पे ही होगा। चार्ज कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हॉलो ही क्यों ना। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। बात सुनी कि नहीं? कोई डाउट? हेलो? नो सर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चार्ज बाहर ही नहीं आएगा। बाहर आने के साथ साथ क्या होगा? बाहर होने के साथ साथ क्या होगा? यूनिफॉर्मली बिखर जाएगा, बिखर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कैसे बिखरेगा? कैसे बिखरेगा? एक बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं बेटा? यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A इज इक्वल टू DQ अपॉन DA, जहां Q हो गया टोटल चार्ज और A हो गया टोटल सरफेस एरिया, और DQ हो गया स्मॉल चार्ज, और DA हो गया स्मॉल सरफेस एरिया। बात सुनी कि नहीं? तो दो बातें कंडक्टर के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर कभी चार्ज रहेगा नहीं, सारे के सारे चार्ज बाहर आ जाएंगे, और सारे के सारे चार्ज बाहर आने के बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? बात सुनाई, ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए तुमको ठीक ऊपर वाला देखना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? ऊपर वाली। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? फ्लो फ्रीली। ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? फ्लो फ्रीली। तो ये फ्रीली फ्लो कर सकता है कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर जब ये फ्रीली फ्लो कर सकता है तो क्या होगा? ये चार्ज और इस चार्ज को रिपल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा, ये चार्ज इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, सब एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो दो बातें होंगी। अगर हम तुमको धक्का दे रहे हैं तो दो बातें होंगी, मेरे धक्का से तुम आगे बढ़ सकते हो या मेरे धक्का से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब मेरे धक्का से तुम आगे बढ़ जाओगे तो तुम फ्रीली मूव कर गए, और तुम फ्रीली मूव करके सरफेस पे आ गए, और मेरे धक्का से अगर तुम नहीं मूव करोगे तो तुम वहीं जमे रहोगे। तो यहाँ धक्का कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू पॉजिटिव चार्जेस। और टू पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसके कारण वो मूव करेगा विद इन द बॉडी, और विद इन द बॉडी जब मूव करेगा तो वो धीरे 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 कहाँ आ जाएगा? सरफेस के ऊपर। समझ में आई बात कि नहीं आई भाई? हेलो? हाँ सर आई। कोई डाउट किसी को? नो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें ये धक्के को झेल जाता है, ये धक्के को झेल जाता है, और धक्के को झेलने के कारण ये दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट? हेलो? हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। नोट कर लिया?
नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वेज ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के कुल कितने तरीके हैं ये भी समझ लेते हैं। तो चार्जिंग के कुल 3 तरीके हैं। मास्टर साहब बताएं। हाँ बताएं मास्टर साहब। ठीक, हम बोल दे रहे हैं। There are 3 ways of charging. पहला, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय दूसरा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और तीसरा, चार्जिंग बाय रबिंग। कितने तरीके से किसी भी बॉडी को चार्ज करी जा सकती है बेटा? बोलो। 3 तरीके। कौन कौन से? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग। तो तुमको बता दें, सबसे पहले तो इन दोनों को समझ लेते हैं, कंडक्शन और इंडक्शन में क्या फर्क है। तो कंडक्शन का मतलब होता है फिजिकल कांटेक्ट। कंडक्शन का मतलब होता है फिजिकल कांटेक्ट और इंडक्शन का मतलब होता है इंडक्शन को हिंदी में देखोगे तो लिखा होगा प्रेरण। क्या लिखा होता है? प्रेरण, प्रेरित करना। फॉर एग्जाम्पल, अब छोटा सा एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल से समझ लो तो और भी बेहतर समझ में आएगा। तो छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे कि मान लो प्रणव, प्रणव पे एग्जाम्पल देते हैं। बेटा प्रणव, पढ़ लो, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो तुमको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा तो तुम अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी शादी होगी, अच्छी शादी होगी तो अच्छी बीवी मिलेगी। ये सब सारा ताम झाम सुनने के बाद प्रणव खुश हो गया और प्रणव पढ़ने लगा। तो प्रणव को तो हमने पढ़ा दिया, लेकिन पढ़ाया कैसे? सिर्फ इंड्यूस्ड करके, प्रेरित करके। उसको एक भी तमाचा नहीं खींचा, उसको प्रेरित करा। बात समझाइए। और दूसरा तरीका, प्रणव पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे, उठाया डंडा और 20-22 डंडा खींच दिया और प्रणव डर के मारे पढ़ने लगा। और जब जब नहीं पढ़े तब तब ला के 20-20 डंडा रोज मारते रहे, रोज 20-20 डंडे के डर से वो पढ़ रहा है। तो यहाँ हमने प्रणव को कैसे पढ़ाया? फिजिकल कांटेक्ट के साथ कंडक्ट करके उसको पढ़ाया। और पिछले केस में उसे कैसे पढ़ाया? इंड्यूस्ड करके, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई? प्रणव, प्रणव। हाँ सर। तो तुम कैसे पढ़ना पसंद करोगे, कंडक्शन से कि इंडक्शन से? कंडक्शन। बहुत सही, शाबाश बेटा, तुम्हारा शौक पूरा करा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए शर्त क्या है? सबसे पहला शर्त इसका यही है कि बोथ द बॉडीज must be conductors. कौन सी दो बॉडीज? पहला, which is
टू बी चार्ज और दूसरा विच इज चार्ज, जिसे चार्ज करना है और जो चार्ज है। बात समझ आई? तो इंडक्शन और रबिंग को फिलहाल हटा देते हैं, इनको जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन पे चर्चा चल रही है हम लोगों की। क्लियर है? तो हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक चार्ज है और एक को चार्ज करना है। तो चार्ज करना है इसका मतलब वो क्या है? चार्ज करना इसका मतलब वो क्या है बेटा? बोल भाई। एक चार्ज है विच इज चार्ज और दूसरा विच इज टू बी चार्ज, यानी इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करना है इसका मतलब वो क्या है? न्यूट्रल है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज पहले से पढ़ा हुआ है। दिस बॉडी इज चार्ज and this body has no charge and let us, इसकी रेडियस हमने मान ली r1 और इसकी रेडियस हमने मान ली r2। बस बोथ द बॉडीज आर कंडक्टर। अब इस स्टेट के बाद जो सेकेंड स्टेट आएगा वो, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है बेटा? चार्जिंग बाई कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है? जल्दी बोले आप लोग। फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट। तो जैसे ही हम इसके बीच में फिजिकल कांटेक्ट कर दिया हमने, ये हमने फिजिकल कांटेक्ट कर दिया दोनों बॉडीज के बीच में। ठीक है, a body of radius r1 and a body of radius r2. This is of r2 and this is of radius r. अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? कंडक्टर की खासियत क्या है? कंडक्टर की खासियत क्या है? बोलो। बोलेगा नहीं कोई। कंडक्टर की खासियत क्या है? देखो, कंडक्टर की खासियत क्या है? यहाँ पे देखो क्या है उसकी खासियत। इस पॉइंट को पढ़ो, क्या है कंडक्टर की खासियत? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, ये उसकी खासियत है। यानी कि जैसे ही ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे, वैसे ही ये जो चार्ज था जो इस पे बिखरा हुआ था वो पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर बिखर जाएगा। बात सुनाई? तो क्यू चार्ज, अब देखो यहां पे बात करते हैं। तो यहां पे जो मेरा, अगर हम मान लेते हैं इसका सिग्मा इनिशियल सरफेस चार्ज, तो यहाँ क्यू चार्ज कितने एरिया पे फैला हुआ है भाई? कितने एरिया पे फैला हुआ है? जल्दी बोलो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r। और यहाँ पे अगर हम सिग्मा की बात करते हैं तो यहाँ कितना चार्ज फैला हुआ है? उतना ही चार्ज, क्योंकि इसके पास तो कोई अलग से चार्ज था नहीं, तो इसके ऊपर भी क्यू चार्ज ही फैला हुआ है। लेकिन ये क्यू चार्ज कितने एरिया पे फैला हुआ है? 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2। यहां तक बात समझ में आई सबको बेटा? हाँ सर। डाउट? नो सर। चलो यहां तक जल्दी नोट करो।
नोट करते रहो, कुछ हमसे बात भी कर लो। आर्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। आदित्य खांडेकर, हाँ सर। आदित्य पाटने, हाँ सर। अमृता, अमृता, हाँ सर। अनिकेत, अनिकेत समझ में आ रहा है? झूठ ना बोलना, ये नहीं कि इज्जत बनाने के चक्कर में ना हाँ बोल देना, एकदम स्पष्ट बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अनिकेत, अनिकेत छोड़ो। अथर्व, अथर्व छोड़ो। दिव्या हाँ सर। समझ में आ रहा है? आ रहे। मानस, मानस ठीक। नम्रता, हाँ सर। निकिता राउत, निकिता राउत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर। ओमकार, आ रहा है। ओमकार, हाँ सर आ रहा है। प्रणव, यस सर। प्रतीक्षा शिंदे, यस सर। प्रिया, हाँ सर। राज, राज, हाँ सर। सिद्धि शिंदे, हाँ सर। हाँ सर। सूरज, वजंती, हाँ सर। विजय, हाँ सर। यश, यश छोड़ो। 3 लोगों ने जवाब नहीं दिया है, अनिकेत, अथर्व, यश। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बेटा। हेलो, हाँ सर। चलो अब क्या होगा कि हम इधर साफ कर दें, इस तरफ लेफ्ट हैंड साफ कर दें बेटा। यस सर। यस। लेफ्ट हैंड हमने साफ कर दिया। अब हमने क्या करा कि फिर से इनको अलग अलग कर दिया। तो फिर से जब अलग अलग कर दिया तो समझने की कोशिश करना। इसके ऊपर अब चार्ज, अब ये क्यू चार्ज तो 2 हिस्सों में बट गया, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ गया माना कि क्यू डैश आ गया, और इसके ऊपर जो चार्ज आ गया माना कि क्यू डबल डैश आ गया। तो एक बात जरा हमें बताना कि क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश की वैल्यू यहां कितनी होगी? पहले तो ये बताओ, कॉमन सेंस लगा है? क्या बोला बेटा? क्यू, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि यही क्यू 2 हिस्सों में बटा है, कोई बाहर से क्यू इस पर नहीं आया है। अब अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्यू का सिग्मा डैश माने तो सिग्मा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? क्यू डैश अपॉन 4 पाई, एक काम करते हैं इसको डबल डैश कर देते, इसको सिंगल डैश कर देते हैं। क्यों कर देते? क्योंकि 1 और 2 के अकॉर्डिंगली नाम भी चलेगा ना, तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर सब कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है ना? तो क्यू डबल डैश सिग्मा डैश 4 पाई R2 स्क्वायर। और अगर इसकी चर्चा करें, इसको अगर हम सिग्मा डैश मानते हैं तो क्यू डैश अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ सर। तो अब ये बताओ कि ये पहले क्या था? पहले क्या था? यहां पे ये क्या था बेटा? इस जगह पे ये क्या था? डिस्चार्ज था। और अब क्या हो गया? चार्ज हो गया। पहले इसके ऊपर चार्ज 0 था, अब इसके ऊपर चार्ज क्यू डबल डैश आ गया। तो इसके ऊपर जो चार्ज आया, क्यों आया? इन दोनों को जब हमने मिलाया, इन दोनों को मिलाया, और चूंकि ये कंडक्टर था तो चार्ज
पूरे पे बट गया, बराबर बट गया। बहुत ईमानदार होते कंडक्टर, बेईमान नहीं होते। अगर यही इंसुलेटर होता तो क्या होता, ये अब सोचते हैं। इंसुलेटर होता तो चार्ज इस तरह नहीं बिखर पाता, क्योंकि चार्ज बिखेरने की खासियत सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के पास होता है। इंसुलेटर के पास चार्ज को बिखेरने की खासियत नहीं होती, चार्ज को इकट्ठे एक जगह रखने की खासियत होती है, और इकट्ठे एक जगह रखने को अंग्रेजी में कहते हैं एक्युमुलेशन। बात समझ आई? तो अगर ये इंसुलेटर होता तो ये चार्ज सब पे बिखर नहीं पाता। चूंकि ये कंडक्टर है इसलिए ये चार्ज पूरी तरह अपने पे बिखेर दिया। यहां तक बात समझ आ गई? कोई डाउट? हेलो? नो सर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिखराव का नेचर क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? बिखराव का नेचर क्या होगा? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। तो जब बिखराव का नेचर यूनिफॉर्म होगा तो यहाँ का बिखराव, यहाँ का बिखराव और यहाँ का बिखराव सब बराबर आएंगे। यानी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा डबल डैश, दैट इज Q अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q डबल डैश अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं आई भाई? समझ में आई बात कि नहीं? ठीक। अब इसको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? तो सब समझ गए बेटा? आगे बढ़े? हेलो? चलो अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कुछ यूं कि इधर दो लड़कों का ग्रुप है जिनके पास 0 रुपए हैं, और इधर 3 लड़कों का ग्रुप है जिनके पास 10 रुपए हैं। ठीक है? हेलो? ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। लेकिन ये तीनों लड़के कंडक्टर हैं। ये तीनों लड़के क्या हैं? कंडक्टर। तो कंडक्टर है तो पैसा इनमें किसमें कितना बटेगा? बराबर बराबर की अलग अलग? बराबर। तो ये भी 2 रुपए पा लिया, सॉरी 10 रुपए नहीं रखते हैं यार, कितना रखते हैं हम? चलो कोई बात नहीं, 10 ही रख लेते, कोई इशू नहीं। तो बराबर बराबर पाए तो कितना कितना पा गए विजय? 10/3, 10/3, 10/3। ये बात समझ आई? हाँ सर। और इनके पास 0 0। फिर अब पांचों लड़के एक साथ हो गए। ठीक है? पांचों लड़के एक साथ। तो जब पांचों लड़के एक साथ हो गए तो अब ये 10 रुपए कितने पे बट गया? 10 रुपए कितने पे बट गया? 5 लोगों। 5 लोगों पे। तो इसके पास कितना आ गया? 10/5। और इसके पास कितना आ गया? 10/5। इसके पास भी 10/5, इसके पास भी 10/5 और इसके पास भी 10/5। ठीक है? समझ में आई बात? बराबर क्यों बट रहा है? क्योंकि सारे लड़के कंडक्टर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर कंडक्टर्स। फिर बराबर बटने के बाद ये फिर से अलग अलग हो गए। ठीक? तो इसके पास कितना रुपया आ जाएगा बेटा? इस वाले ग्रुप के आए, ये अपना लेके अलग हो गया और ये भी अपना लेके अलग हो गया, लेकिन इस पूरे पे कितना आ गया? इस पूरे पे
4 रुपए, नहीं? हाँ सर। और ये भी अपना तीनों अलग अलग, लेकिन सब पे बंटवारा बराबर ही होगा। क्यों बंटवारा बराबर होगा? क्योंकि ये सब किस नेचर के हैं? कंडक्टिंग नेचर। समझ में आई बात कि नहीं? यस। तो इस पे कुल कितना रुपया बट गया? 6। तो तुम यहाँ का डेंसिटी देखो और यहाँ का डेंसिटी देखो और यहाँ का डेंसिटी देखो, हर जगह डेंसिटी बराबर है। इस केस में अगर हम बात करें तो टोटल रुपया कितना है? 4, और टोटल लोग कितने हैं? 2। कितना आ गया? 2 आया कि नहीं? यहाँ पे टोटल रुपया कितना है? 6, और टोटल लोग कितने हैं? 3। 2 आया कि नहीं? यहाँ पे टोटल रुपया कितना है? 10, टोटल लोग कितने हैं? 5। 2 आया कि नहीं? बात नहीं समझ आई? हाँ सर आई। समझ में आई बात? यही चीज हो रहा है कंडक्टर के साथ। कोई दिक्कत? हाँ सर। सबको समझ में आ गई बात? तो आज के लिए बस इतना ही। हम भी ठीक ठाक थक गए। तुम लोगों को सबको समझ में आया? 3 बच्चों ने जवाब नहीं दिया है, अनिकेत ने, यश ने और अथर्व ने। ये आज हम सर को रिपोर्ट करेंगे, या अभी भी मौका है, जवाब दे दो। अनिकेत, अनिकेत, नो आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? और ईमानदारी से जवाब देना, इज्जत बनाने के चक्कर में हाँ मत बोल देना झूठ का। अगर तुमको लाज नहीं शर्म आ रहा है सर। तो चलो कोई बात नहीं। तो कहां से नहीं समझ में आ रहा है? पूरा आज का लेक्चर ही नहीं समझ में आया? हेलो? हाँ सर, जरा जरा आया है। नहीं, थोड़ा थोड़ा हमको नापसंद है, या तो हाँ या तो ना। आई हेट थोड़ा थोड़ा। नोट किए हो पूरा लेक्चर? अनिकेत बात करो, कहीं चुप हो जा रहा है? पूरा लेक्चर नोट हाँ किए हो? सर। कल आए हाँ थे? किया है। कल आए थे? कल आए थे? बोलो। आया था। कल का पूरा आया था। लेक्चर नोट किए हो? कल का कल पूरा का नहीं लेक्चर, किया सर। कल का लेक्चर क्यों नहीं नोट किए? तो तुम्हारे आने से क्या फायदा? कोई हम तुमको यहाँ मिठाई खिलाने के लिए बुला थोड़ी रहे हैं। जब भी खाली होना हमको आज फोन करना। चलो अथर्व, अथर्व। हाँ सर। लेक्चर हाँ सर। समझ में आया है आज का? हाँ सर। पीछे बोल क्यों नहीं रहे थे? पीछे बोल क्यों नहीं रहे थे जब हम बार बार पूछ रहे थे? तो जवाब नहीं दे रहे हो, फिर चुप। तुम्हारी तो शिकायत आज हम करेंगे सर से। चलो हटाओ। यश, हाँ सर। समझ में आया आज का लेक्चर? नहीं। कल का लेक्चर? फिर चुप। बोलो नहीं, यहाँ बोलो ना। पैसा नहीं थोड़ी- आया। नहीं आया। कल का नोट्स है तुम्हारे पास? कल का नोट्स है तुम्हारे पास? फिर चुप। बोलो हाँ या ना। कल नहीं आया था। क्यों नहीं आए थे कल? आज का नोट्स पूरा लिखे हो? आए? हाँ। मौका मिलते ही मैं फोन पे हमसे बात करो। चलो ओमकार, बाकी बच्चे जा सकते हो। हाँ सर। ओमकार, चलो तुम्हारा डाउट क्लियर कर दें? हाँ सर। चलो, तुम्हारा डाउट जो था वो ये था कि कोई पार्टिकल 2 कंडीशन के साथ एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना? और एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू a और एक x इज इक्वल टू माइनस a, और दूसरा कंडीशन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a। पार्टिकल एक बार यहाँ है और यहाँ है, और जब ये दोनों कुछ इस स्थिति में हैं तो इन दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही है, ठीक है? दोनों, और वेलोसिटी जो है वो 1.2 है और 1.2 है। यही है ना पहला केस? हाँ सर।
क्यों भाई? हाँ सर। अच्छा, v इज इक्वल टू, अच्छा दूसरा केस में क्या कहता है, ध्यान से समझ लो। दूसरा केस में कहता है कि दोनों दूसरे केस में कुछ ऐसे हैं, दोनों एक ही जगह पे, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज सेम, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज सेम, तो उस स्थिति में दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों भाई? हाँ सर। है ना? लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दिशाओं में है, और लेकिन वेलोसिटी एक ही दिशा में है। ये कितनी है? 1.6। 1.6, और ये भी कितनी है? 1.6। और सवाल यह है कि v मैक्सिमम क्या होगा, यही है ना बेटा? हाँ सर। चलो, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले केस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, पहले केस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो तुमको ये समझना होगा कि इनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। साइन ग्राफ बनाया तो एक कहाँ है बेटा? नीला वाला डॉट कहाँ पे होगा? नीला वाला डॉट कहीं यहाँ पे है? a/2। a/2 पे नहीं, कहीं भी है, बीच में थोड़ी है। ऐसा दिया है क्या बीच में है? नहीं सर। कहीं भी है, यही दिया है ना? अच्छा, हाँ सर। और ठीक उसी जगह पे ये है, लेकिन ये किधर को आ रहा है? नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ। तो नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ लाल वाला डॉट कहाँ पे होगा? लाल वाला डॉट कहीं यहाँ पे होगा। हाँ सर। समझ में आ रही बात की नहीं? और ये भी सुन लो, 6 मिनट बाद हम क्लास छोड़ देंगे, तुमको समझ में आए चाहे ना आए, क्योंकि क्लास है, फिर हम तुमको अलग से बताएंगे, ठीक है ना? कोई डाउट? हाँ सर। चलो, नहीं सर। ये बात समझ गई। इसकी वैल्यू कितनी है, ध्यान से समझो। इसकी वैल्यू जो दे रखी हुई है वो 1.2, और इसकी वैल्यू भी -1.2। क्यों भाई? नेगेटिव तरफ है ना? क्यों भाई? हाँ सर। चलो, अब इस केस के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो इस केस के जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे, चलो, तो नीला वाला पॉइंट कहां पे है? देखो, कहीं यहां पे। नीला वाला पॉइंट कहां पे है? कहीं यहां पे। हाँ सर। और लाल वाला पॉइंट कहां पे है? कहीं यहां पे। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6, और इसकी भी 1.6। ये बात समझ आ गई? अब हाँ चलो, सर। एंगुलर पोजीशन के नाम पे अगर समझा जाए, तो एंगुलर पोजीशन के नाम पे अगर समझा जाए, तो अगर इस पोजीशन को हमने मान लिया थीटा, इस पोजीशन को हमने थीटा मान लिया, तो ये पोजीशन कितना आएगा? जल्दी बोलो, ये वाला पोजीशन कितने का आएगा? 2 π-θ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 पाई माइनस थीटा, वेरी चांगला, सही है मामला। और अगर इसका वैल्यू हमने थीटा मान लिया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? π-θ। पाई माइनस थीटा, वेरी चांगला, सही है मामला। अब चलो, अब आ जाओ सर्कुलर फंक्शन पे, ठीक है? ये बात समझ आ गई बेटा? हाँ सर। चलो, सर्कुलर फंक्शन पे अगर हम आ जाते हैं, तो दोनों केसेस के लिए अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, एक लाल और एक काला। दोनों काला हो गया, सॉरी। हाउ मच टाइम आई हैव? 4 मिनट हो जाएगा इसमें। चलो, ठीक है? हाँ डाउट? नहीं सर। अब ध्यान से समझना, तो जब काले की चर्चा हम लोग करते हैं, किसकी? ब्लैक। ये काले वाले के लिए। तो काले वाले के लिए नीला पॉइंट कहाँ है, किस एंगल पे है?
नीला वाला पॉइंट किस एंगल पे, जल्दी बोलो। थीटा। थीटा एंगल पे है। और लाल वाला पॉइंट किस एंगल पे है? पाई माइनस। पाई। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, लाल वाले पे अगर चर्चा करें तो नीला वाला पॉइंट कहां पे है? थीटा। थीटा पे। और सॉरी, नीला वाला थीटा पे और लाल वाला कहां पे है? 2 पाई माइनस थीटा। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर आई। चलो, तो इस केस में क्या कहता है कि पहले वाले केस में कि दोनों का दिशा एक है, और इस केस में कहता है कि दोनों का दिशा अपोजिट है। ये तो बात समझ गई। अच्छा, हाँ, वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो वेलोसिटी के इक्वेशन में एम्पलीट्यूड कितना होता है? आर ओमेगा। हाँ सर। ठीक, तो इस सर्कुलर ट्रैक पे इसकी वेलोसिटी इधर को बनती है आर ओमेगा, नहीं? और इस हाँ सर। आर ओमेगा का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर को और एक इधर को। बात समझ आ रही कि नहीं बेटा? हाँ सर आई। हाँ, तो अगर ये एंगल थीटा है तो अगला थीटा कहां मिलेगा तुमको? अगला थीटा कहां मिलेगा, बोलो? थीटा 90 माइनस थीटा, अगला थीटा ये होगा। हाँ सर अल्टीमेट। यही होगा ना? तो ये हाँ कितना सर। हो गया? आर ओमेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, और अब इसकी हाँ। चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और ये किधर को जा रहा है पार्टिकल? ये कहीं इधर को जा रहा है। ठीक है ना? ये कहीं इधर को जा रहा है, और इसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी है बेटा? इसकी भी मैग्नीट्यूड आर ओमेगा है। क्यों भाई? अब ये आर ओमेगा दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएगा, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, कोई डाउट बेटा? नहीं सर। ये एंगल थीटा, अगला थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो ये कितना हो गया? आर ओमेगा कॉस ओमेगा थीटा। थीटा, और ये कितना हो गया? आर ओमेगा साइन थीटा। साइन थीटा। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है भाई? इस केस में इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6। और इस हाँ केस में सर इसकी वैल्यू कितनी है? 1.2। 1.2। यानी कि आर ओमेगा कॉस ओमेगा थीटा इज इक्वल टू 1.6, और आर ओमेगा साइन ओमेगा थीटा इज इक्वल टू 1.2। स्क्वायरिंग एडिंग बोथ साइड, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर ओमेगा इज इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यही हो गया वी मैक्स। वी मैक्स कितना होता है? आर ओमेगा ही होता है ना बेटा? हाँ सर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ओके।